कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रखा था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। इसी कोहरे और गरीबी के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में रघु का परिवार ठंड से ठिठुर रहा था। हे भगवान, आज तो ठंड ने जैसे हड्डियों को जमा देने की कसम खा ली है। उफ, हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे हैं। लकड़ियां भी सारी गीली पड़ी हैं। आग कैसे जलाऊं? सुनिए, रजाई में अब जरा भी गर्माहट नहीं बची है। जगह जगह से फट गई है, हवा सीधी अंदर आती है। मुन्नी और चिंटू पूरी रात ठंड से कांपते रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पैर देखो, एकदम बर्फ जैसे हो गए हैं। पापा, आप आग क्यों नहीं जलाते? मुझे बहुत डर लग रहा है इस ठंड से। हाँ पापा, और भूख भी बहुत तेज लगी है। कल रात भी हमने सिर्फ पानी पीकर सोए थे। क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? पापा, मेरे दोस्त स्कूल में स्वेटर पहनकर आते हैं, मुझे भी एक स्वेटर दिला दो ना प्लीज। मेरे बच्चों, मेरा कलेजा फटता है तुम लोगों को ऐसे देखकर। मैं जानता हूँ, मैं एक बहुत ही बदनसीब पिता हूँ जो तुम्हें पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा। चिंटू, मुन्नी, बस थोड़ा धीरज रखो। आज मैं बाहर जाऊंगा, कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। पर आप जाएंगे कहाँ? बाहर देखिए, इतना कोहरा है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा। लकड़ियाँ तो गीली हैं, वो बिकेंगी नहीं। गोदाम वाले सेठ जी ने भी कल आपको काम देने से मना कर दिया था। हार मान लूंगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे सुधा। मैं जा रहा हूँ गांव के चौराहे पर। शायद कोई काम मिल जाए, शायद कोई बोझा ढोने के लिए बुला ले। तुम बच्चों को अपनी पुरानी शॉल में लपेट कर रखो। रघु कांपते हुए कदमों से घने कोहरे में बाहर निकलता है। वो चाय की टपरी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे रघु बेटा, इतनी सुबह सुबह यहाँ? ठंड देख रहा है, घर पर बैठो। आज कोई काम धाम नहीं मिलने वाला। सब अपने घरों में रजाई में दुबके बैठे हैं। क्या करूं काका, पेट की आग इस ठंड से ज्यादा जला रही है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। अगर आज दिहाड़ी नहीं मिली तो शायद आज भी भूखा सोना पड़े। काका, क्या एक कप चाय मिलेगी? पैसे काम मिलने पर दे दूंगा। अरे रहने दे रघु, तेरी उधारी पहले से बहुत हो गई है। मेरा खुद का धंधा मंदा चल रहा है। जब जेब में पैसे हों तभी आना। मुफ्त की चाय पिलाने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ। माफ करना काका, मैं चलता हूँ। रघु अपमान का घूंट पीकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी भटर भटर करती हुई एक ऑटो रिक्शा वहां आकर रुकती है। ये रघु का बचपन का दोस्त किशन था। अरे ओ रघु भाई मेरे, तू यहाँ इतनी ठंड में खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? देख देख, तेरी किस्मत खुल गई समझो। किशन, अरे भाई, ये ऑटो रिक्शा ये तू कहाँ से लाया? तेरे पास तो साइकिल तक नहीं थी। क्या लॉटरी लग गई तेरी? अरे लॉटरी नहीं भाई, ये सेठ धनराज का ऑटो है। मैंने इसे भाड़े पर लिया है। बस दिन के 250 रुपए सेठ जी को देने होते हैं, बाकी जितनी कमाई हो सब अपनी। कल मैंने 400 रुपए कमाए थे, सेठ को देकर भी मेरे पास 150 रुपए बच गए थे। क्या सच में 150 रुपए बच गए? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। पर सेठ धनराज तो बहुत कंजूस और कड़क आदमी है। सुना है वो गरीबों को निचोड़ लेता है। हाँ भाई, सेठ कड़क जरूर है, पर काम तो काम है ना। देख, लकड़ियां बेचने से तो अच्छा है कि ऑटो चलाओ। कम से कम इज्जत की रोटी तो मिलेगी। तू भी चल मेरे साथ, सेठ के पास अभी भी बहुत ऑटो खड़े हैं, तू भी एक ले ले। पर किशन, मुझे ऑटो चलाना तो आता है, लेकिन सुना है सेठ जी पहले कुछ पैसे जमा करवाते हैं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। हाँ, ये बात तो है। सेठ जी पगड़ी के तौर पर 3000 रुपए जमा करवाते हैं सुरक्षा के लिए, ताकि कोई ऑटो लेकर भाग ना जाए। बस यही एक अड़कन है भाई। अगर तेरे पास 3000 रुपए हैं तो अभी चल, शाम तक तेरे घर में राशन आ जाएगा। 3000 रुपए? किशन, मेरे पास तो 30 रुपए भी नहीं है। 3000 कहाँ से लाऊंगा? लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ ठोकरें ही लिखी हैं। जा भाई, तू अपना काम कर, मैं अपनी गरीबी के साथ ही ठीक हूँ। किशन चला गया, लेकिन रघु के दिमाग में वो बात घूमती रही। वो खाली हाथ घर लौटा। घर पर पत्नी और बच्चे आस लगाए बैठे थे। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को लाए हो? पापा, आपने कहा था आप स्वेटर लाओगे। क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? काम नहीं मिला क्या? बच्चे कब से राह देख रहे हैं। काम मिला है सुधा, एक बहुत अच्छा मौका है ऑटो रिक्शा चलाने का। दिन के 500-600 रुपए तक कमाई हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले 3000 रुपए जमा करने होंगे। और तुम जानती हो, हमारे पास कुछ नहीं है। 3000 रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अगर ये काम मिल गया तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। मुन्नी को ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। चिंटू स्कूल जा पाएगा।
हाँ, पर पैसे आएंगे कहाँ से? मैंने सबसे मांग कर देख लिया, कोई उधार नहीं देता। रुकिए, मेरे पास एक रास्ता है। सुधा, तुम ये क्या कर रही हो? ये मंगलसूत्र नहीं, ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। इसे तुम जान से ज्यादा संभाल कर रखती हो। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच दूं। जिद मत करिए। जब हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हों, ठंड से कांप रहे हों, तो ये सोना मेरे गले में फांसी के फंदे जैसा लगता है। मेरे पिताजी भी यही चाहते होंगे कि उनका नाती पोता खुश रहे। ले जाइए इसे गिरवी रख दीजिए। जब पैसे आएंगे तो छुड़ा लेंगे। अभी परिवार को बचाने के लिए इसकी आहुति देनी ही होगी। इसकी आहुति देनी ही होगी? सुधा, तुम सच में देवी हो। मैं वादा करता हूँ, मैं दिन रात एक कर दूंगा, खून पसीना बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारा ये मंगलसूत्र बहुत जल्द वापस लाऊंगा। ये मेरा वचन है। भारी मन से रघु ने मंगलसूत्र लिया और सुनार के पास गया। सुनार ने उसे 4200 रुपए दिए। रघु ने 1200 रुपए घर खर्च के लिए दिए और 3000 रुपए लेकर सीधा सेठ धनराज के गोदाम की तरफ दौड़ा। सेठ धनराज का रंगरूप काफी गंभीर और खतरनाक था। अरे ओ कालिया, देख तो कौन आया है। ये तो वही लकड़हारा रघु है। क्यों बे, आज लकड़ी नहीं बिकी जो यहाँ मुंह उठाकर चला है? हाँ मालिक, लगता है आज भीख मांगने आया है। हे रघुआ, चल निकल यहाँ से, सेठ जी अभी हिसाब कर रहे हैं। नहीं नहीं मालिक, मैं भीख मांगने नहीं आया। सेठ जी प्रणाम, मैं काम मांगने आया हूँ। मुझे भी भाड़े पर एक ऑटो रिक्शा चाहिए। ये लीजिए, 3000 रुपए जमा कराने के लिए लाया। अरे वाह, रघुआ के पास 3000 रुपए। लगता है कहीं डाका डाला है या बीवी के गहने बेच आया। ला, इधर ला पैसे। कालिया, पैसे गिन ले और रजिस्टर ला। जी मालिक, पूरे 3000 हैं। ए रघु, यहाँ अंगूठा लगा। और सुन, नियम कानून पता है ना? ध्यान से सुन ले रघु, ये ऑटो जो तू ले जा रहा है ये मेरी जान है। दिन का भाड़ा 250 रुपए है। चाहे तू 100 कमा या 1000, मुझे मेरे 250 रुपए शाम को टेबल पर चाहिए। और हाँ, ऑटो में तेल तुझे अपनी जेब से डलवाना होगा। और एक सबसे जरूरी बात। जी मालिक, क्या बात? इस कागज पर जिस पर तूने अंगूठा लगाया है, इसमें साफ लिखा है, अगर मेरे ऑटो को एक खरोच भी आई या तूने मेरा किराया नहीं दिया या गाड़ी चोरी हो गई, तो जिस जमीन पर तेरी वो टूटी हुई झोपड़ी खड़ी है वो जमीन मेरी हो जाएगी। समझ गया? तेरी पुश्तैनी जमीन जब्त कर लूंगा मैं। बोल, मंजूर है? हे भगवान, जमीन! अगर जमीन चली गई तो हम कहाँ रहेंगे? पर मुझे खुद पर भरोसा है। मैं सावधानी से चलाऊंगा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जी मालिक, मुझे मंजूर है। मैं अपनी जान से ज्यादा आपके ऑटो का ख्याल रखूंगा। ठीक है, जा ले जा वो कोने वाला ऑटो। और सुन, शाम को पैसे लेकर ही शक्ल दिखाना। रघु ने कांपते हाथों से चाबी ली। उसके दिल में एक डर था, लेकिन आंखों में उम्मीद। वो ऑटो लेकर सड़क पर निकला। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन कोहरा अभी भी था। 2 घंटे हो गए, एक भी सवारी नहीं मिली। अगर बोहनी ही नहीं हुई तो सेठ को 250 रुपए कहाँ से दूंगा? हे भगवान, मदद करो। बच्चे घर पर खाने का इंतजार कर रहे होंगे कि तभी उसे सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखाई दिया। बेटा, ओ ऑटो वाले बेटा, रुकना जरा। जी बाबा जी, कहिए कहाँ जाना है? आइए बैठिए, बहुत ठंड है बाहर। बेटा, मुझे हनुमान मंदिर तक छोड़ दे। मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। जी बाबा, जरूर छोड़ दूंगा, बैठिए। थोड़ी देर बाद ऑटो रुकता है। बाबा, मंदिर आ गया। आपके 20 रुपए हुए। क्या 20 रुपए? अरे बेटा, भगवान से डर। यहाँ तक के तो सब 10 रुपए लेते हैं। तू गरीब आदमी को लूट रहा है। मैं तो 10 रुपए ही दूंगा। लेना है तो ले, नहीं तो जा। बाबा, 10 रुपए में तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता। इतनी ठंड है, थोड़ी तो दया करो। सेठ को भी पैसे देने हैं। दया? हम गरीबों पर कौन करता है? मेरे पास 10 ही है। ये ले और खुश रह। कि रघु ने मन महसूस कर वो 10 रुपए ले लिए। उस दिन किस्मत ने उसका ज्यादा साथ नहीं दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ा, थोड़ी धूप निकली और उसे कुछ सवारियां मिली। शाम तक उसने बड़ी मुश्किल से 360 रुपए जोड़े कि सेठ के गोदाम पर फिर आवाजें आती हैं। चलो चलो, सब लोग लाइन में लग जाओ, ऑटो खड़ा करो और हिसाब दो। ए रघुआ, तो सबसे पीछे क्यों खड़ा है? आगे आ। जी भाई साहब, ये लीजिए चाबी। और सेठ जी, ये लीजिए आपके 250 रुपए।
₹250 और बाकी? आज कुल कमाई कितनी हुई, सच सच बोल। मालिक, आज तो पहला दिन था, कुल ₹360 की कमाई हुई है। 250 आपको दिए, बाकी ₹110 मेरे पास बचे हैं। घर के लिए सब्जी और दूध लेना है। अच्छा, ₹110 बचाएगा तू? कालिया, इसे नियम समझा जरा। सुन बे रघुआ, तूने जो पेट्रोल जलाया है वो क्या तेरे पिताजी भरेंगे? सेठ जी का नियम है, जो गाड़ी वापस आएगी उसमें पेट्रोल पूरा भरा होना चाहिए, या फिर वह अलग से पेट्रोल के जमा कर। क्या ₹100 और? मालिक, अगर ₹100 दे दिए तो मेरे पास सिर्फ ₹10 बचेंगे। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने उनसे वादा किया था कि आज अच्छा खाना मिलेगा। मालिक, आज छोड़ दीजिए, कल से पक्का दे दूंगा। जुबान लड़ाता है, अगर अभी ₹100 नहीं दिए तो कल से काम बंद, और तेरी वो जमा पूंजी ₹3000 भी जब्त कर लूंगा। जल्दी निकाल पैसे। कि मजबूरी के मारे रघु ने वो ₹100 भी निकाल कर दे दिए। उसकी मुट्ठी में अब सिर्फ एक ₹10 का नोट बचा था। वो भारी कदमों से आंखों में आंसू लिए घर की तरफ चला। मुन्नी, पापा आ रहे हैं। देखो, पापा आ गए। जरूर हमारे लिए बहुत सारा खाना और स्वेटर लाए होंगे। पापा, पापा दिखाइए ना क्या लाए हैं। मेरे लिए गुड़िया लाए या जलेबी लाए? हे ईश्वर, मैं इन मासूम चेहरों को क्या जवाब दूं? मैं एक हारा हुआ पिता हूँ। चुप रहो बच्चों, पापा को अंदर तो आने दो। मुन्नी, पापा को पानी दो। रघु भारी मन से बैठता है। सुधा, बच्चों, मुझे माफ कर दो। वो सेठ बहुत जालिम है। उसने पेट्रोल के नाम पर मेरी सारी कमाई ले ली। मेरे पास सिर्फ ये ₹10 बचे हैं। सिर्फ ₹10? पापा, मतलब आज भी स्वेटर नहीं आएगा? चिंटू बेटा, रो मत। मैं वादा करता हूँ, कल मैं और मेहनत करूँगा। कल मैं दुगनी सवारियाँ बिठाऊँगा। आज हम इसी ₹10 का दूध ले आते हैं। सब लोग मीठी चाय पीकर सो जाएंगे, ठीक है ना? हाँ बच्चों, पापा ठीक कह रहे हैं। देखो, पापा कितनी मेहनत करके आए हैं। आज हम चाय और बिस्कुट खा लेंगे, कल सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी चाय बनाती हूँ। उस रात रघु के घर में सिर्फ चाय बनी। बच्चों ने मन महसूस कर चाय पी और फटी हुई रजाई में एक दूसरे से चिपककर सो गए। रघु पूरी रात जागता रहा, छत की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस एक ही चिंता थी कि कल का दिन कैसा होगा। क्या वो उस जालिम सेठ की शर्तों को पूरा कर पाएगा, या उसकी जमीन भी हाथ से निकल जाएगी? रघु, हे ऊपर वाले, बस कल का दिन अच्छा निकाल देना। मेरे बच्चों की उम्मीद मत टूटने देना। सुबह कोहरा कल से कम है, लेकिन ठंड अभी भी है। रघु जाने की तैयारी कर रहा है। बच्चे अभी भी सो रहे हैं। सुनिए, आज मन में कोई डर मत रखिएगा। भगवान ने चाहा तो आज कमाई अच्छी होगी। कल की वो सूखी चाय पीकर बच्चे सो तो गए, लेकिन आज उन्हें भूख सताएगी। आप बस हिम्मत रखिएगा। रघु, हाँ सुधा, आज मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उस सेठ को भी जवाब देना है और इन मासूमों का पेट भी भरना है। मैं जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। रघु घर से निकलता है। आज उसके कदमों में कल जैसी थकान नहीं थी, बल्कि एक जिद थी। वो सीधा सेठ धनराज के गोदाम पहुंचता है। वहां पहले से ही कई ड्राइवर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सेठ धनराज, रामू, श्यामू, किशन, सब अपनी अपनी गाड़ियां ले जाओ, और याद रखना, आज मौसम थोड़ा साफ है, कमाई अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी ने शाम को रोना धोना किया कि सवारी नहीं मिली, तो कल से घर बैठना। सेठ जी, रघुआ, राम राम। ले मैं जा, अपनी गाड़ी ले जाऊं? लेकिन याद रखना, शाम को पेट्रोल के ₹100 और मेरे ₹250, मतलब कुल ₹350 तैयार रखना। उससे ₹1 कम नहीं लूंगा। जी मालिक, मैं पूरा हिसाब करूंगा। रघु अपना ऑटो लेकर निकलता है। आज शायद भगवान उस पर मेहरबान थे। जैसे ही वो बाजार के मोड़ पर पहुंचा, उसे सवारियां मिलनी शुरू हो गईं। सवारी एक आदमी। अरे भैया, स्टेशन चलोगे? जल्दी है, ट्रेन पकड़नी है। जी बाबूजी, बिल्कुल चलूंगा। बैठिए, आपको समय पर पहुंचा दूंगा। पहला फेरा लगते ही रघु की जेब में ₹50 आ गए। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दोपहर होते होते धूप खिल गई और लोग घरों से बाहर निकलने लगे। रघु में एक के बाद एक कई फेरे लगाए। कभी कोई स्कूल के बच्चे मिले तो कभी बाजार जाती हुई महिलाएं। रघु 100, 200, 300, अरे वाह, आज तो कुल मिलाकर ₹410 की कमाई हो गई। अगर मैं सेठ के 350 दे भी दूं, तब भी मेरे पास ₹60 बचेंगे। आज मैं बच्चों के लिए कुछ जरूर लेकर जाऊंगा।
हाँ भाई, लाइन लगाओ। रघुआ इधर आ, बता आज क्या गुल खिलाया है। मालिक, आज भगवान की कृपा रही, कुल 410 रुपए कमाए हैं मैंने। ये लीजिए आपका भाड़ा और पेट्रोल का खर्चा, पूरा हिसाब चुकता। सेठ। ठीक है, जा, आज तू बच गया, लेकिन कल इससे ज्यादा लाना। ज्यादा लाना। रघु वहां से निकलता है। उसकी मुट्ठी में 60 रुपए थे। वो सबसे पहले सब्जी मंडी गया, 20 रुपए की सब्जी ली, 10 रुपए का दूध लिया और फिर एक छोटी सी दुकान पर रुका जहां बच्चों के खाने पीने का सामान मिलता था। भैया, वो 10 रुपए वाले 2 बिस्किट के पैकेट देना और 10 रुपए की वो कुरकुरी वाली चीज देना जो बच्चों को पसंद आती है। चिंटू भैया, देखो पापा क्या लाए हैं, बिस्किट और कुरकुरे। पापा, आप सच में ले आए? मुझे लगा आज भी चाय पीकर सोना पड़ेगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। आज आपके चेहरे पर सुकून देखकर मुझे तसल्ली मिली। भगवान करे ऐसे ही दिन फिरे हमारे। वैसे सुना है कि सरकारी राशन की दुकान पर कल आटा मिलने वाला है। सरकार हर 3 महीने में जो 20 किलो आटा देती है वो कल बटेगा। हाँ, ये सरकार का बहुत अच्छा नियम है। वो 20 किलो आटा हमें कई दिनों तक जिंदा रखता है। कल तुम जाकर वो आटा ले आना। और देखो, ये 10 रुपए बचे हैं, इसे संभाल कर रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे। उस रात उस छोटी सी झोपड़ी में एक अलग ही सुकून था। रघु उन्हें देखकर अपनी दिन भर की थकान और सेठ की दी हुई चोट भूल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खुशी बस पल भर की है। कुदरत और किस्मत अभी उसकी और परीक्षा लेने वाली थीं। अगली सुबह जब रघु गोदाम पहुंचा तो सेठ ने सभी ड्राइवरों को लाइन में खड़ा किया। सेठ के दिमाग में एक नया फितूर था। सेठ धनराज। सब लोग ध्यान से सुनो, मुझे खबर मिली है कि तुम में से कुछ लोग अपनी कमाई छुपाते हो, बोलते हो कम कमाई हुई है और बाकी पैसा जेब में रख लेते हो। आज से एक नया नियम लागू होगा। नया नियम? कैसा नियम सेठ जी? कसम खाने का नियम। रघुआ, तू सबसे पहले आगे आ। तू बहुत ईमानदार बनता है ना? चल, अपने बच्चों की कसम खा, शपथ ले कि दिन भर में जितनी कमाई होगी 1-1 रुपया मेरे सामने आकर बताएगा। अगर 1 रुपया भी छुपाया तो तेरे बच्चों पर मुसीबत आएगी। खा कसम। सेठ जी, आप तो जानते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, फिर बच्चों की कसम क्यों? मुझे भगवान पर भरोसा है, मैं आपके साथ छल नहीं करूंगा। नाटक बंद कर। अगर गाड़ी चाहिए तो कसम खानी पड़ेगी, वरना अभी के अभी दफा हो जा। मजबूर रघु ने भारी मन से सबके सामने शपथ ली। उसने कसम खाई कि वो पूरी ईमानदारी से पाई पाई का हिसाब देगा। सेठ जानता था कि रघु धार्मिक और डरपोक है, वो कसम नहीं तोड़ेगा, और यही सेठ का हथियार था। जैसे ही रघु ऑटो लेकर निकला, आसमान का रंग काला पड़ गया। अचानक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ठंड का कहर जो अब तक सिर्फ कोहरे के रूप में था, अब बर्फीली बारिश बनकर बरसने लगा। हे राम, ये बेमौसम बारिश, इतनी तेज! अब तो सड़क पर कोई नहीं निकलेगा, सब अपने घरों में दुबक जाएंगे। मेरी सवारी का क्या होगा? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रघु भीगता रहा, कांपता रहा। शाम तक उसने सिर्फ 2 लोगों को स्टेशन छोड़ा था, वो भी बहुत कम पैसे में। शाम, गोदाम के अंदर। रघु, सेठ जी, आज तो अनर्थ हो गया। बारिश की वजह से एक भी सवारी ढंग की नहीं मिली। बकवास मत कर, पैसे निकाल। कितने कमाए? मालिक, सिर्फ 40 रुपए। कसम से मालिक, सुबह से सिर्फ 40 रुपए की कमाई हुई है। आप ये 40 रुपए रख लीजिए, बाकी पैसे मैं कल दे दूंगा। क्या 40 रुपए? तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? मुझे मेरे 250 रुपए भाड़ा और 100 रुपए पेट्रोल का कुल 350 रुपए चाहिए, अभी के अभी। मालिक, 40 रुपए ही कमाए हैं तो 350 कहां से दूं? मेरे पास घर पर भी कुछ नहीं है। आज तो बच्चे भूखे सोएंगे, मुझ पर रहम कीजिए। रहम गया तेल लेने। सुन, आज के तेरे 310 रुपए उधार रहे, ये तेरे खाते में लिख रहा हूं। कल अगर तूने आज के और कल के पैसे मिलाकर नहीं दिए तो याद रखना, ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। रघु खाली हाथ भीगा हुआ और रोता हुआ घर पहुंचा। बच्चे जो कल रजाई और खाने से खुश थे, आज फिर पापा के खाली हाथ देखकर चुप हो गए। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। अगले 2 दिन बारिश लगातार जारी रही। अगले 2 दिन तक बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। पूरा गांव पानी पानी हो गया था। रघु रोज जाता, भीगता,
इंतजार करता, लेकिन कमाई ना के बराबर थी। उधर सेठ के रजिस्टर में रघु का कर्ज बढ़ता जा रहा था। तीसरी शाम गोदाम के अंदर। रघु, सेठ जी, आज भी बारिश थी, किसी तरह भीगते भीगते 65 रुपए कमाए हैं, ये लीजिए। 65 रुपए? थू है तेरी कमाई पर। देख, आज के 350 में से 65 घटा दे तो 285 रुपए और जुड़ गए। अब सुन तेरा कुल कर्ज, परसों के 310, कल के 350 और आज के 285, कुल मिलाकर हो गए 945 रुपए। और इसमें अगर मैं ब्याज जोड़ दूं तो ये आंकड़ा 1000 के पार जाता है। सेठ जी, नहीं मालिक, नहीं, इतना कर्ज मत जोड़िए, मैं गरीब आदमी मर जाऊंगा। बारिश रुकते ही मैं दिन रात एक कर दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा रोना धोना, अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तेरे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं। इन 3 दिनों में तुझे पिछला सारा बकाया और आने वाले 3 दिन का भाड़ा सब कुछ लाकर देना होगा। कुल मिलाकर हिसाब लगा ले, आज तक का बकाया लगभग 1000 रुपए मान ले और आने वाले 3 दिन का 350 रुपए रोज के हिसाब से 1050 रुपए। मतलब आज से तीसरे दिन शाम को मुझे तेरी तरफ से 2050 रुपए चाहिए। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो वो तो क्या मालिक? कागज जिस पर तेरा अंगूठा है वो कोर्ट में जाएगा। तेरी झोपड़ी, तेरी वो पुरखों की जमीन सब मेरी हो जाएगी और तुझे तेरे परिवार के साथ सड़क पर आना पड़ेगा। जा, अब जा और सोच ले कि पैसे लाएगा या जमीन देगा। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2000 से ज्यादा रुपए, वो भी 3 दिन में, जबकि बाहर प्रलय जैसी बारिश हो रही है। सेठ धनराज की धमकी के बाद रघु के लिए हर एक पल भारी पड़ रहा था। आसमान से पानी नहीं, जैसे आफत बरस रही थी। 3 दिन का समय था और कर्ज का पहाड़ सामने खड़ा था। रघु ने अपनी नींद, भूख और प्यास सब त्याग दी थी। वो बस पागलों की तरह अपने ऑटो को बारिश में दौड़ा रहा था, इस उम्मीद में कि कोई सवारी मिल जाए। हे भगवान, आज पहला दिन बीतने को है और मेरी जेब में सिर्फ 40 रुपए आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सेठ के 2000 रुपए कैसे चुकाऊंगा? मेरी जमीन, मेरे पिताजी की निशानी सब चली जाएगी। अगले दिन यानी दूसरे दिन भी मौसम ने रहम नहीं खाया। रघु सुबह से निकला था। दोपहर होते होते अचानक उसकी ऑटो रिक्शा को एक झटका लगा और वो बीच सड़क पर रुक गई। अरे अरे, ये क्या हुआ? अभी तो चलना था तुझे। चालू हो जा भाई, चालू हो जा। रघु ने बार बार किक मारी, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। जब उसने टंकी चेक की तो उसका दिल बैठ गया। पेट्रोल खत्म हो चुका था। सेठ ने पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल कम भरवाया था और आज वो पूरी तरह सूख चुका था। रघु बारिश में सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या करूं? न जेब में पैसे हैं पेट्रोल डलवाने के, न ऑटो चल रहा है। लगता है आज मेरा अंत निश्चित है। तभी बारिश के शोर के बीच उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ये उसका बचपन का दोस्त किशन था, जो अपनी ऑटो लेकर वहां से गुजर रहा था। रघु, अरे रघु भाई, तू यहाँ बारिश में बीच सड़क पर क्यों बैठा है और तेरी गाड़ी बंद क्यों पड़ी है? किशन, सब खत्म हो गया भाई, पेट्रोल खत्म हो गया है, जेब खाली है। सेठ मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरी जान ले लेगा। पागल मत बन, जब तक तेरा ये भाई जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानता था कि वो सेठ चोर है, इसलिए मैं हमेशा अपनी बोतल में थोड़ा पेट्रोल अलग से रखता हूँ। ले, ये डाल अपनी टंकी में, ये तुझे घर तक तो पहुँचा ही देगा। किशन, तू इंसान नहीं फरिश्ता है भाई। तेरा ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा भाई? हम गरीबों का सहारा हम खुद ही तो हैं। जा, अब घर जा, आज सवारी मिलने की उम्मीद कम है। तीसरा और आखिरी दिन आ गया। ये वो दिन था जब शाम तक रघु को सेठ के पैसे चुकाने थे। सुबह से ही रघु ने जी जान लगा दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम ढलने लगी, अंधेरा गहराने लगा और बारिश तूफान में बदल गई। रघु निराश होकर खाली हाथ एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। ये क्या? वहां खाई के पास वो तो एक काले रंग की कार है। हे भगवान, इसका तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। रघु ने अपना ऑटो रोका और दौड़कर वहां गया। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर एक आदमी खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। उसने बहुत महंगा कोट पैंट पहन रखा था। साहब जी, आंखें खोलिए। हे भगवान, इनकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन खून बहुत बह रहा है।
मुझे इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अगर पुलिस के चक्कर में पड़ा तो देर हो जाएगी। रघु ने एक पल के लिए भी अपनी गरीबी, अपने कर्ज या सेठ की धमकी के बारे में नहीं सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी शरीर वाले आदमी को कार से बाहर खींचा और अपने ऑटो की पिछली सीट पर लिटाया। वो बिजली की रफ्तार से ऑटो दौड़ाता हुआ शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए, ये साहब सड़क पर मिले थे, बहुत खून बह रहा है। अरे ये तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर विक्रम हैं। इनका तो एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टरों की टीम लग गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। रघु वहीं बाहर गीले कपड़ों में कांपता हुआ खड़ा था। सुनो भाई, तुमने आज कमाल कर दिया। अगर तुम इन्हें लाने में 10 मिनट की भी देरी करते तो इनका बचना नामुमकिन था। तुमने एक बहुत बड़े आदमी की जान बचाई है। तुम चाहो तो जा सकते हो, पुलिस को हम संभाल लेंगे। जी डॉक्टर साहब, भगवान ने बचा लिया। मैं चलता हूं, मुझे कहीं जाना है। रघु अस्पताल से निकला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और सेठ को पैसे देने का वक्त निकल चुका था। उसके पास देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही रघु अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां पुलिस की जीप और सेठ की गाड़ी खड़ी है। पुलिस वाले उसके घर का सामान बाहर फेंक रहे थे। मत फेंकिए साहब, मत फेंकिए। ये हमारे बच्चों के कपड़े हैं। ये रजाई अभी नई खरीदी है, इसे मत गीला कीजिए। पापा बचाओ, पुलिस अंकल हमें मार रहे हैं। सेठ जी ये क्या कर रहे हैं आप? वक्त खत्म रघुआ, मैंने कहा था ना, अगर पैसे नहीं मिले तो जमीन मेरी। देख, पुलिस मेरे साथ है, कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है। ये जमीन अब मेरी है, निकल यहां से। चल, नाटक मत कर। सेठ जी ने कंप्लेन की है कि तूने इनका पैसा खाया है और जमीन गिरवी रखी थी। अब ये घर खाली कर, वरना अभी थाने ले जाकर डंडे मारूंगा। इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी, मुझे बस एक रात का मौका दे दीजिए। बाहर इतनी बारिश है, इतनी ठंड है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? कल सुबह हम चले जाएंगे, पर आज रात छत मत छीलिए। 1 मिनट भी नहीं। इंस्पेक्टर, निकालो इनको बाहर, मुझे ये जमीन अभी साफ चाहिए। पुलिस ने धक्के मारकर रघु, सुधा और दोनों बच्चों को कीचड़ में फेंक दिया। रघु का परिवार पूरी रात एक बड़े पेड़ के नीचे एक दूसरे से चिपककर कांपते हुए बैठा रहा। हमने किसका क्या बिगाड़ा था? हम ईमानदारी से जी रहे थे, फिर भगवान ने हमें ये सजा क्यों दी? क्या गरीब होना गुनाह है? सुधा, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। शायद वो हमारी परीक्षा ले रहा है। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज बच्चों को क्या खिलाएगा। तभी एक बहुत बड़ी की लग्जरी कार उसके और उसके परिवार के पास आकर रुकी। ये कौन है? इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास क्यों रुकी? गाड़ी में से एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति उतरा। ये वही बिजनेसमैन विक्रम था। नमस्ते भाई, पहचाना मुझे? साहब, आप तो वही है ना जिन्हें मैंने अस्पताल पहुंचाया था? आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूं, और सिर्फ तुम्हारी वजह से ठीक हूं। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम ना होते तो आज मैं जिंदा ना होता। मैं सुबह से तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम यहां सड़क किनारे इस हालत में क्यों बैठे हो? साहब, क्या बताऊं, मेरी गरीबी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। रघु ने रोते रोते विक्रम को सारी बात बताई। सेठ का कर्ज, ऑटो का तोड़ा जाना, बारिश में कमाई ना होना, और कैसे सेठ ने धोखे से उसकी जमीन हथियाकर उसे बेघर कर दिया। इतना बड़ा अन्याय, उस सेठ की इतनी हिम्मत। उसने एक ऐसे इंसान को सताया है जो खुद भूखा रहकर दूसरों की जान बचाता है। रघु, अब तुम आंसू पोंछ लो, तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हुआ, चलो मेरे साथ। विक्रम ने रघु और उसके पूरे परिवार को अपनी बड़ी गाड़ी में बिठाया। विक्रम उन्हें अपने ऑफिस ले गया और पेट भर खाना खिलाया। रघु, उस सेठ ने अपनी अमीरियत के नशे में तुम्हें कुचला है ना, अब मैं उसे उसी की भाषा में जवाब दूंगा। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ऐसे 100 सेठ खरीद लूं। आज से तुम इस गांव के नए सेठ बनोगे। मैं? सेठ? साहब, मैं तो एक मामूली ऑटो वाला हूं। नहीं रघु, तुम ईमानदार हो और यही तुम्हारी ताकत है। मैं तुम्हारे नाम पर इसी गांव में एक बहुत बड़ा ऑटो गोदाम खोल रहा हूं। मैं तुम्हें 200 नई ऑटो रिक्शा दे रहा हूं। 200 ऑटो रिक्शा? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, और सुनो, मेरा एक प्लान है। पूरे गांव में ऐलान करवा दो कि रघु के गोदाम से जो भी ऑटो ले जाएगा उसे 1 साल तक, जी हाँ,
1 साल तक कोई किराया नहीं देना होगा। जो भी कमाई होगी वो पूरी की पूरी ड्राइवर की होगी। और मैं वहां एक पेट्रोल पंप भी लगा रहा हूं जहां ड्राइवरों को मुफ्त पेट्रोल मिलेगा। गांव में हंगामा मच गया। रघु के नए गोदाम का उद्घाटन हुआ। 200 नई ऑटो रिक्शा खड़ी थीं। विक्रम ने रघु के खाते में 5 करोड़ रुपए डाल दिए थे ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। अरे सुना तुमने, रघु भाई ने नया गोदाम खोला है और वो कह रहे हैं कि 1 साल तक कोई भाड़ा नहीं देना, सारी कमाई हमारी, और पेट्रोल भी मुफ्त। उस कंजूस सेठ धनराज के पास कौन जाएगा अब? चलो सब रघु भाई के पास चलते हैं। देखते ही देखते सेठ धनराज के सारे ड्राइवर अपनी गाड़ियां छोड़कर रघु के गोदाम में आ गए। सेठ धनराज का गोदाम वीरान हो गया। उसकी एक भी गाड़ी सड़क पर नहीं उतरी। सेठ गुस्से से पागल हो गया। ये रघुआ, कल का भिखारी आज मेरा मुकाबला करेगा। कालिया, पुलिस को बुलाओ, मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाऊंगा। कहूंगा कि उसने 5 करोड़ की चोरी की है, उसे जेल में सड़ा दूंगा। सेठ धनराज पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ सिपाहियों को लेकर रघु के गोदाम पर पहुंचा। पास ही बिजनेसमैन विक्रम भी खड़ा था। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करो इस चोर को। कल तक जिसके पास खाने को दाने नहीं थे, आज वो करोड़ों का मालिक कैसे बन गया? इसने जरूर कोई बैंक लूटा है या काला धंधा करता है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा, तुम पर चोरी का शक है। तभी बिजनेसमैन विक्रम आगे आया। जरा अपनी आवाज नीचे रखिए इंस्पेक्टर, आप किससे बात कर रहे हैं जानते हैं? अरे मिस्टर विक्रम, सर आप यहाँ? सर मुझे नहीं पता था कि आप। रघु मेरा छोटा भाई जैसा है। ये सारा पैसा, ये गोदाम मैंने इसे गिफ्ट में दिया है क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। ये पैसा पूरी तरह से वाइट मनी है। मेरे पास इसके सारे कागजात हैं। लेकिन साहब, ये तो एक मामूली। चुप रहो सेठ, अब तुम्हारी बारी है। इंस्पेक्टर, क्या आपको पता है कि ये सेठ क्या करता है? ये अपनी ही गाड़ियों को तोड़ता है और गरीब ड्राइवरों से पैसा वसूलता है। मेरे पास गवाह हैं। विक्रम के इशारे पर वो सभी ड्राइवर आगे आ गए जिन्हें सेठ ने सताया था। रघु का दोस्त किशन सबसे आगे आया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस सेठ का नौकर कालिया रात को हमारी गाड़ियां तोड़ता था और ये सेठ हमसे जबरदस्ती पैसे लेता था। इसने रघु की जमीन भी धोखे से हड़पी है। साहब मुझे माफ कर दो। सेठ का खेल खत्म हो चुका था। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। सेठ धनराज, तुम्हें धोखाधड़ी, जबरन वसूली और गरीबों को ब्लैकमेल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इसकी उम्र कैद पक्की है। नहीं, मुझे छोड़ दो। रघु बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा घर वापस कर दूंगा। सेठ जी, घर तो अब मेरे पास बहुत है, लेकिन आपको आपके किए की सजा मिलनी जरूरी थी ताकि फिर कोई अमीर किसी गरीब की मजबूरी का फायदा ना उठा सके। विक्रम द्वारा दिए गए 5 करोड़ रुपयों में से उसने 2.5 करोड़ रुपए गांव के विकास में लगा दिए। किसी गरीब बेटी की शादी करवाई, किसी का टूटा घर बनवाया। अब गांव में कोई भी ठंड से नहीं ठिठुरता था क्योंकि रघु ने सबको पक्के मकान और रजाई दिलवा दी थी। आज लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली। ईमानदारी की राह कठिन जरूर थी, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत मिली। कहते हैं ना, वो समझते थे कि दौलत से खुदा खरीद लेंगे, गरीब को कुचलकर अपना जहां खरीद लेंगे, मगर भूल गए वो कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। नेकी करने वालों के सिर पर ही असली ताज है। अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। सच्चाई के आगे हर बुराई का अंत पूरा होता है। और इस तरह एक गरीब ऑटो रिक्शा वाले ने अपनी ईमानदारी से न सिर्फ अपनी गरीबी मिटाई, बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया।